हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग। चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं डेली करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो क्यों ना हम लोग तेज़ी के साथ करंट अफेयर के इस एपिसोड को कंप्लीट करते हैं। चलिए हम लोग उसी तरह जैसे कि डेली अपडेट करते हुए हैं 10 क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बारी बारी से एक एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करते हुए चलेंगे आगे की ओर। चलिए आज का पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं जितने भी कलेक्शन के हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी का निधन हुआ है, पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है आपका। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, लिखा हुआ है कि महाशय धर्मपाल गुलाटी का दिसंबर 2020 में निधन हो गया। धर्मपाल गुलाटी, अब नाम आपने सुना होगा धर्मपाल गुलाटी। निम्नलिखित में से वह किस ब्रांड के मालिक थे? आपके पास ऑप्शन है एवरेस्ट, राजेश मसाला, बादशाह मसाला, MDH। जैसा कि आप लोग देखते थे कि MDH मसाला का जब ऐड आता था तो एक बहुत ही वृद्ध यानी कि एज्ड पर्सन क्या करते थे, उसका ऐड करते थे और वही उसके मालिक थे। यानी कि धर्मपाल गुलाटी जी जो MDH के मालिक थे, MDH मसाले के, उनका कल निधन हो गया। तो इसका सही जवाब होगा 4, D इज अ राइट आंसर, 4 इज अ राइट आंसर, MDH। क्लियर। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी समझ लेते हैं। ठीक है, प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड MDH महाशियान दी हट्टी, दैट द फुल फॉर्म, के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का दिसंबर 2020 में निधन हो गया। MDH के धर्मपाल गुलाटी, जिन्हें दादाजी और महाशय जी कहा जाता था, का जन्म 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। क्लियर। धर्मपाल गुलाटी सियालकोट में अपने पिता के मसाला व्यवसाय से जुड़े थे। वह विभाजन के बाद भारत आ गए और दिल्ली के करोल बाग में एक दुकान खोली और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने इस व्यापार को आगे बढ़ाया और एक समय पर पूरे हिंदुस्तान पे उन्होंने राज करना शुरू कर दिया। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी और डाउन टू अर्थ कह सकते हो। इन्हें आपका पद्म पुरस्कार भी मिल चुका है और साथ ही साथ में ऐसा कहते हैं कि हर संडे को वीकेंड पे ये दिल्ली में पार्क में जाते थे और वहाँ पर जो भी लोग होते थे उनको मिठाइयाँ बांटते थे, उनकी मदद करने का प्रयास करते थे, जितना भी हो सकता था, कपड़े बांटते थे। तो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थी और ख़ास बात इनकी ये थी कि अपने इस ब्रांड के लिए किसी भी फेमस सेलिब्रिटी से उन्होंने ऐड नहीं कराया। उनका मानना था कि ये उनकी मेहनत का राज है, इसलिए वो खुद अपने इस MDH मसाले का हमेशा ऐड करते थे। क्लियर। चलिए आज बात करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश फाइजर बायोएनटेक BNTI62B2 बट दैट्स नॉट बायोएनटेक देश का फाइजर कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन रशिया, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन। इसका सही जवाब क्या है आप बताइए। क्या कह रहा है सर? आपका बायोएनटेक वैक्सीन को सर मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश, और द राइट आंसर इज डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने बायोएनटेक वैक्सीन को सर अपने देश में प्रयोग करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। तो चलिए भैया इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्या कहता है? ब्रिटेन उपयोग के लिए फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है ब्रिटेन। ठीक है, इसे अगले सप्ताह की शुरुआत से शुरू किया जाएगा। ब्रिटिश नियामक मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने घोषणा की कि टीका 95% तक सुरक्षा प्रदान करता है और कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने में सुरक्षित है। अमेरिकी फार्मास्यूटिकल दिग्गज फाइजर और इसके जर्मन पार्टनर बायोएनटेक ने पिछले महीने सभी प्राथमिकता प्रभावकारिता समापन पॉइंट्स को पूरा करते हुए RNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार BNT के बारे में तीसरा चरण कंप्लीट किया, अध्ययन किया। सो दैट वाज अ कंप्लीट थिंग अबाउट दिस वन। तो आपका ये वैक्सीन के रूप में काम करेगा और इसको ब्रिटेन ने आपकी मंजूरी दे दी है। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाल में समाचार में देखे गए थेरेमिन, दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, थेरेमिन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एंड व्हाट इज थेरेमिन, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया जरा देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? भौतिक स्पर्श के बिना नियंत्रित इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र। ये क्या है? कह रहा है कि सर इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र बट विदाउट एनी टच, भौतिक स्पर्श के। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि नया मानव अंग जो शरीर के ऊतकों को नुकसान से बचाता है, हो सकता है थेरेमिन, हो सकता है वो भी हो। तीसरा क्या कहता है? रूस के एंटी टैंक मिसाइल एक हो सकता है। एंड डी क्या बोलता है? शुक्र की सतह और वातावरण का अध्ययन करने के लिए नियोजित ऑर्बिटल।
क्या है, जरा आप इसमें अपना थोड़ा सा सेंस लगाइए, बट सीधा मैं बात करता हूं इसके प्रश्न की। एंड द राइट आंसर इज ए, भौतिक स्पर्श किए विदाउट एनी टच के बिना नियंत्रित इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र है, जिसने लगभग 100 वर्ष पूरे किए, इसलिए इसका क्वेश्चन बनाया गया है। महत्वपूर्ण थेरेमिन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा सा देख लेते हैं भाई साहब। डिस्क्रिप्शन में क्या कहता है, इस वर्ष थेरेमिन उपकरण 100 वर्ष का हो गया है। थेरेमिन एक इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र है जिसे बिना स्पर्श किए थेरेमिनिस्ट कलाकार द्वारा बजाया जाता है। उपकरण का आविष्कार 1920 में हुआ था। इसका नाम इसके आविष्कारक प्रोफेसर लियोन थेरेमिन के ऊपर पड़ा, इसीलिए इसको थेरेमिन कहा जाता है, जिन्होंने 1928 में इस यंत्र को पेटेंट कराया। उपकरण के नियंत्रण खंड में आमतौर पर 2 धातु के एंटेना होते हैं और थेरेमिनिस्ट के हाथों की सापेक्ष स्थिति को समझते हैं। यह हाथ की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी के कंडीशन के आधार पर यह मोशन करता हुआ और आपका लाउड स्पीकर से बचता है या भेजाता है। चलिए चौथा प्रश्न भी काफी अच्छा है। निम्नलिखित दिसंबर 2020 में ओडिशा के पुरी जिले, यानी उड़ीसा का जो पुरी है, जगन्नाथपुरी, जो आपने नाम सुना हुआ है, बहुत ही फेमस प्लेस है, आपका टेंपल है। तो भैया कह रहा है पुरी जिले के कोणार्क के चंद्रभागा तट पर अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव। अब इसमें पहली कंडीशन ये आपसे पूछा जा सकता है, रेत कला महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा, तो ओडिशा। किस, आपका उड़ीसा के पुरी जिले के कोणार्क के, तो आपका अगर जिले के रूप में पूछेगा तो कोणार्क आपका पड़ जाएगा। कई सारे क्वेश्चन इस तरह से बनाए जा सकते हैं। पुरी जिले के कोणार्क में, तो भैया पुरी जिले के कोणार्क में आपका चंद्रभागा तट पर आपका बनाया जा रहा है। तो ये कौन सा संस्करण है, क्या ये 6वां संस्करण है, 7वां है या 8वां है या 9वां है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। लेकिन इनमें से बन कुछ भी सकता है, बट द राइट आंसर इज दैट 9वां संस्करण बनाया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं भैया थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है। 2 दिसंबर 2020 को ओडिशा के पुरी जिले के कोणार्क के चंद्रभागा तट पर अंतरराष्ट्रीय रेत कला का महोत्सव का 9वां संस्करण मनाया जा रहा है। चलिए, महोत्सव में देश भर के लगभग 70 कलाकार हिस्सा लेंगे। पिछले कुछ वर्षों में रूस, अमेरिका, सिंगापुर और इटली से भागीदारी देखी गई है। विश्व प्रसिद्ध कलाकार सुदर्शन पटनायक को महोत्सव का मुख्य क्यूरेटर नियुक्त किया गया है। तो मैं भी रख सकते हो माइंड में, बट उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बहुत ही युवा नेता हैं आपके और काफी जागरूक रहते हैं, अच्छे हैं। गणेशी लाल वहां के राज्यपाल हैं। राष्ट्रीय उद्यान आपके भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हाईलाइटेड जब राज्य होता है तो जैसे भीतरकनिका आपका राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर आपका यहाँ पर पाया जाता है। आपका क्या बोलते हैं, ओडिशा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, दोनों ही बहुत ही ज्यादा, सिमलीपाल और भीतरकनिका तो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो इनके बारे में भी बात करेंगे जब हम इन्वायरमेंट की क्लास पढ़ रहे होंगे। ये बांध आपका इंद्रावती बांध हो गया, हीराकुंड बांध, महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड, तो बहुत ही फेमस बांध है आपका, इसलिए आपके यहाँ पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने सोचा कि यहाँ पर डाल दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, दिसंबर 2020 में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने मौजूदा गिद्ध संरक्षण, किसके बारे में बात कर रहा है, गिद्ध के प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहा है। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्रों के साथ कितने गिद्ध बचाओ केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि गिद्ध की संख्या लगातार आपकी कम होती चली जा रही है, और क्योंकि आपकी बायो चेन के लिए बहुत जरूरी है आपका, अगर हम यहाँ पर इकोलॉजी मेंटेन करना चाहते हैं तो आपकी चेन मेंटेन, फूड चेन मेंटेन होना बहुत जरूरी है, और यही कारण है कि इसलिए हम गिद्धों का संरक्षण की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो भैया जो गिद्ध है ना, उनके कितने सेंटरों की बात की गई है स्थापित करने की, क्या 2 की गई है, क्या 3 की गई है, या 4 की गई है, या 5 की गई है, कितने सेंटर की बात की गई है भैया आप बताइए। इसकी जो राइट आंसर है इसका 3rd इज द राइट आंसर, यानी कि 4 सेंटरों की बात की गई है। तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा 3रा। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो आपका, क्योंकि सेंटर स्थापित किया जा रहा है गिद्ध के मामले में, तो कौन करेगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। अब आपको बताना है कि पर्यावरण वन मंत्री कौन है वर्तमान में, ये आपको बताना है। मौजूदा गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र के साथ 4 गिद्ध बचाओ आपके सेंटर खोले जाएंगे। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि 4 गिद्ध बचाओ सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, ये हरियाणा के पिंजौर, तेलंगाना में हैदराबाद, मध्य प्रदेश में भोपाल, असम में रानी के पास स्थापित किए जाएंगे। तो स्टेट आपको माइंड में रख सकते हो, हरियाणा हो गया, तेलंगाना हो गया, आपका हैदराबाद हो गया, और मध्य प्रदेश आपका, हैदराबाद में आपका, तेलंगाना में हैदराबाद, और मध्य प्रदेश और असम, यानी हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, असम, इतने राज्यों में आपका खोला जाएगा। तो ये आपको माइंड में रखना है। चलिए, तो भैया 90% के दशक के मध्य के दौरान गिद्धों को 3 निवासी प्रजातियों की आबादी 90% से अधिक कम हो गई। देखिए आप कितनी संख्या कम होती चली जा रही है, 90% खत्म हो चुके हैं। यही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दिसंबर 2020 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई जा रही है। अब भैया इनकी कौन सी जयंती है पूछा जा रहा है, 131वीं जयंती है,
131, 133 133वीं जयंती है, 135वीं जयंती है, या 137वीं जयंती है। मतलब 2020 में हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, इनकी कौन सी जयंती मना रहे हैं? द राइट आंसर इज 133। दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। भैया जरा इसका डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा देख लेते हैं, क्या कह रहा है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 133वीं जयंती 3 दिसंबर 2020 को मनाई जा रही है। उन्होंने 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक सक्रिय हिस्सा बने और असहयोग आंदोलन जैसे जमीनी स्तर पर आंदोलन पर भाग लिया। आपको याद होना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत ही प्रमुख नेताओं में से एक आपके थे। 1900 जब 15 आपका होता है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं, तो चंपारण में जब आंदोलन होता है तो राजकुमार शुक्ल जो बुलाने आते हैं गांधी जी को आपको कि आंदोलन में भाग लीजिए बिहार के, तो वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी नाम आता है। ये फेमस वकील थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, 2030 के मध्य तक जापान में बेचे जाने वाले सभी नए वाहन हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक होंगे। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जापान ने किया है क्योंकि सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने की अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ठोस कदम शुरू किया है। यानी कि क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है, समझ लीजिए। कह रहा है 2030 तक जापान क्या करेगा सर? आपके सभी वाहन जो होंगे वो इलेक्ट्रिक कर देगा। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने एक टारगेट सेट कर रखा है कि कार्बन उत्सर्जन का, और कार्बन उत्सर्जन को न्यूट्रल लेवल पे ले आएगा वो, मतलब आपका बिल्कुल उत्सर्जन नहीं होगा, बैलेंस कर देगा। लेकिन उसका जो टारगेट है कब तक के लिए? क्या 240 तक के लिए, क्या 245 के लिए, 250 के लिए, 255 के लिए? तो भैया इसका जो सही जवाब है बताइए क्या है? 255 है क्या? जो राइट आंसर है इसका, वो राइट आंसर है आपका तीसरा 2050 यानी कि 2050 तक वो पूरे देश में आपका कार्बन न्यूट्रल करना चाहता है। यही कारण है जिसकी वजह से वो आपका इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात कर रहा है और पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को खत्म कर देगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 2030 के मध्य तक जापान में बेचे जाने वाले सभी नए वाहन हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक होंगे क्योंकि सरकार ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जापान की अर्थव्यवस्था मंत्रालय लगभग 15 वर्षों में 100% विद्युतीकरण को लक्षित कर रहा है। यह कदम धीरे धीरे नए कार के बाजार से गैसोलीन इंजन के कारोबार को बाहर कर देगा। ठीक है, जापान की राजधानी सबको पता है टोक्यो, मुद्रा जापानी येन है और राष्ट्रीय खेल सूमो कुश्ती है। क्लियर? चलिए बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 8वां नंबर। निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने स्टील्थ पनडुब्बियों और हाई स्पीड ट्रेनों में एप्लीकेशन वाले डमरू इंस्पायर्ड लैटिस को विकसित किया है? क्लियर? ऑप्शन आपके पास आईसीसी आपका बेंगलोर, आईआईटी मद्रास, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसके साथ साथ में जो मुंबई पड़ा हुआ है सर, ये आपका सी में लगा हुआ है, यहां पे आपका लगा सकते हो मुंबई। क्लियर? ये आपका कंडीशन है। और यहां पे डी ऑप्शन में सिर्फ आईआईटी कानपुर है। क्लियर? तो क्योंकि यहां पर मिस प्रिंट में इधर लिख दिया गया है, तो भैया इसका जो सही जवाब हो जाएगा दैट राइट आंसर इज आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर केवल है आपका, आईआईटी कानपुर आपका केवल मान्य होगा। क्लियर? आईआईटी कानपुर ने केवल आपका किया हुआ है। तो भैया जो हाई स्पीड ट्रेनों एप्लीकेशन आपका डमरू इंस्पायर्ड लैटिस विकसित किया है वो आईआईटी कानपुर का। डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बोलता है। ये टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन क्या है? टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। चलिए भैया क्या बोलता है, आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने डमरू इंस्पायर्ड लैटिस विकसित किया है जिसका एप्लीकेशन स्टील्थ पनडुब्बियों और उच्च गति वाला ट्रेन्स में है। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने प्रदर्शित किया कि कैसे एक सूक्ष्म संरचित और ग्लास के आकार की मेटा संरचना के उपयोग के साथ में कोई भी प्रचार या और स्टैंप बैंड की व्यापक विविधता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, उनके द्वारा विकसित किए गए लैटिस की प्रेरणा डमरू नामक 2 सिर वाले ड्रम से आई है जिसका उपयोग प्राचीन हिंदू धर्म और तिब्बती बौद्ध धर्म में किया जाता था। सो दैट वाज रिलेटेड फ्रॉम दिस वन। थोड़ा सा इसके बारे में नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन को, बस माइंड में आपको रखना है। और अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्यबल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत की नई शिक्षा नीति आई, उसमें बात की गई कि क्लास 5 तक यानी कि क्लास 5 तक आपकी मातृभाषा में आपको शिक्षा दी जाएगी। तो भैया जो ये बात की गई इससे संबंधित कुछ विषय हैं आपकी जो कार्यबल समिति आपकी बताई गई है। पहला कंडीशन क्या कहता है, यह केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में बनाई गई है। द फर्स्ट यहां पर आपका पहला कंडीशन बोल सकते हो, ये पहला पॉइंट है। फर्स्ट कंडीशन, केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में बनाई गई है, हो सकता है। दूसरा क्या कह रहा है, यह भारत का संविधान अनुच्छेद 350 ए प्रदान करता है कि प्रत्येक राज्य को मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।
ऊपर दिए गए कथनों पर कौन सा सही है? अब क्या पहला सही है, क्या गृह मंत्री के अंतर्गत है, क्या दूसरा सही है, 350 ए में दिया गया है, क्या दोनों सही है? हो सकता है और ना तो पहला और ना तो दूसरा, बट द राइट आंसर इज दैट आपका सेकंड, बी इज द राइट आंसर। इसका दूसरा सही जवाब है, पहला गलत है। यह शिक्षा मंत्री के अंतर्गत बनाई गई, ना कि गृह मंत्री के अंतर्गत। डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या बोलता है डिस्क्रिप्शन? डिस्क्रिप्शन कहता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए उद्देश्य से कार्यबल गठित किया है। सचिव उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में बना यह कार्यबल विभिन्न हितधारकों द्वारा सुझावों पर विचार करके 1 महीने में रिपोर्ट देगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी विद्यार्थी पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी, लेकिन उनको सक्षम बनाने के प्रावधान जरूर किए जाएंगे, जिससे कोई भी होनहार विद्यार्थी इसलिए तकनीकी शिक्षा से वंचित न रह जाए क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा नहीं जानता है। एक्चुअली क्या हमारे यहाँ अंग्रेजी भाषा अगर नहीं जानता तो बहुत सारा एजुकेशन में प्रॉब्लम जाता है, इसलिए सारी व्यवस्था की जा रही है। और 350 ए में जो दिया गया है बात बिल्कुल सही है, राज्य मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा में ऐड करना चाहिए। दैट इज द प्रोविजन हैज बीन गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, प्यारा सा प्रश्न है। विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 47/3 द्वारा घोषित किया गया था। क्या सही है? इसका उद्देश्य समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारियों और कल्याण को बढ़ावा देना और जागरूकता बढ़ाना है। में भी ये भी हो सकता है। अब आपको ऊपर दिए कथनों पर विचार करना है, क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, क्या पहला और दूसरा दोनों सही है, और पहला ना तो दूसरा। और इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही। 1952 में पहली बार किया गया और दूसरी बार विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याण की सेवा की बात करता है। इसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है। क्यों इसका क्वेश्चन बना? क्योंकि 3 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विकलांगता दिवस मनाते हैं। तो विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र के एक स्वीकृत दिवस के रूप में घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय दिवस का वार्षिक अवलोकन 1992 यानी कि 1992 में पहली बार संयुक्त रूप से किया था, और इसी कारण हम लोग इसको मना रहे हैं। तो इस प्रकार ये आपका 13 आपका पूरा प्रक्रिया हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया है। चलिए एक बार रिवीजन के साथ में 1 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? धर्मपाल गुलाटी का संबंध किससे? एमडीएच मसालों से संबंधित है, जिनके मालिक जो खत्म हो चुके हैं, जिनकी डेथ हो गई है। दूसरा हमारा बायोटेक को कोविड-19 वैक्सीन को आपका प्राथमिकता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ब्रिटेन बन गया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा था कि थेरेमिन का संबंध किससे? भौतिक स्पर्श के बिना नियंत्रित इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य है। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या था? चौथा क्वेश्चन हमारा था कि उड़ीसा के पुरी जिले के कोडार्क में जो आपका रेत कला महोत्सव कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन हमारा जो था कह रहा था कि 2020 में पर्यावरण मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण के लिए कितने सेंटरों खोला है? सर 4 सेंटर खोले गए हैं इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? सर 133वीं जयंती मनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? सर कि जो नए वाहन हाइब्रिड है जापान के द्वारा, सर उसको पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल बनाने का दावा है सर 2030 तक है, लेकिन ये कार्बन न्यूट्रल के रूप में कब तक करना चाहता है? सर 2050 तक के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा जो है सर 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि सर आपकी जो स्पीड ट्रेनों में एप्लीकेशन यूज किया था डमरू इंस्पायर्ड लैटिस विकसित किसने किया? IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। क्लियर। आपका अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? आपका मातृभाषा संबंधित था, जिसमें गृह मंत्री अध्यक्षता नहीं कर रहे थे। अनुच्छेद 350 ए में इसका वर्णन मिलता है, तो भैया इसका केवल हमारा दूसरा सही जवाब था। क्लियर। और हमारा आखिरी प्रश्न था आपका जो अंतरराष्ट्रीय दिवस था किसके लिए? विकलांग व्यक्तियों के लिए, जिसमें 1992 में संयुक्त महासभा के द्वारा शुरुआत की गई थी और समाज के विकास के लिए इसकी बात की जाती है। तो दोनों सही जवाब थे, तो सी इज द राइट आंसर 1 और 2। इस प्रकार हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन किया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।